आखिर विदेश से प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा बड़ा बम फोड़ दिया है? जो बात देश के लोगों को राष्ट्र के नाम संबोधन से पता चलनी चाहिए थी, आखिर वो बात विदेश में इतने हल्के फुल्के अंदाज में प्रधानमंत्री बोलकर क्या साबित करना चाहते हैं? दोस्तों, प्रधानमंत्री इस वक्त विदेश यात्रा में हैं, लेकिन नीदरलैंड में वो एक कार्यक्रम में भारतीयों को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, आप तो जानते ही मोदी जी जहां भी जाते हैं वहां भारतीय उनका स्वागत करते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, एयरपोर्ट में बाकायदा भीड़ इकट्ठा की जाती है। और नीदरलैंड प्रधानमंत्री गए तो वहां जो इंडियन डायस्पोरा है उनके बीच वो भाषणबाजी कर रहे थे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत ही ज्यादा चिंता होने वाली बात बोली। दोस्तों, ये जो बात है ना, ये भारत सहित पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चिंता है। दोस्तों, पीएम ये कह रहे हैं पूरी दुनिया में जो हालात हैं अगर जल्द ठीक नहीं हुए तो पिछले कई दशकों में जो दुनिया ने प्रगति की वो सब मिट्टी में मिल जाएगी, वो सब खत्म हो जाएगी और एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी में चली जाएगी। लेकिन आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नीदरलैंड के द हॉग एक जगह है, वहां कार्यक्रम में बोल रहे थे। तो ये पीएम का अंदाज रहा है, वो जहां भी जाते हैं वो टीपी वाला भाषण बोलते हैं ऑडिटोरियम में। लेकिन मुझे इस बात से आपत्ति नहीं है, मुझे इस बात से आपत्ति है कि कितनी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं पिछले कुछ दशकों में पूरी दुनिया ने जो प्रगति की है, अगर दुनिया भर में हालात ठीक नहीं हुए तो वो सब खत्म हो जाएगा, वो सब बेकार हो जाएगा। हम न केवल पीछे चले जाएंगे बल्कि एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी में धकेल दी जाएगी। दोस्तों, ये पूरी दुनिया के साथ साथ सबसे ज्यादा चिंता की बात किसके लिए है? भारत के लिए। और भारत के लोगों को ये कहां से पता चल रहा है? प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे में हैं, वहां के एक नॉर्मल इंटरैक्शन वाले कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम की शुरुआत रंगारंग कार्यक्रम से हुई है, मोदी जी के स्वागत में नृत्य वगैरह वहां पर महिलाएं कर रही थी, वहां मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, प्रधानमंत्री झालमुड़ी का जिक्र कर रहे हैं। मतलब इस तरह के कार्यक्रम में जो एक हाईली पॉलिटिकल टाइप का कार्यक्रम होता है, एक रैली टाइप का कार्यक्रम होता है मोदी का, उसमें वो भारत सरकार की तारीफें करते हैं, वो फिर कार्यक्रम सारे न्यूज चैनल में लाइव दिखाया जाता है। नीदरलैंड में मोदी मोदी का जलवा, इस टाइप की हेडलाइन चलती हैं। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी कैसी बात बोल रहे हैं जो इस देश के लोगों को राष्ट्र के नाम संबोधन से पता चलनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये कोई हल्की बात नहीं है। पीएम ये बात बोल रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों में जो भी प्रगति हमने की है वो सब बर्बाद हो जाएगी और बड़े लेवल पर लोग गरीबी में चले जाएंगे। अरे भाई, हमारे यहाँ तो पहले 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर पल रहे हैं, उस नाम पर वोट मिलता है पीएम को। अब ये कहा जा रहा है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो और लोग गरीबी में चले जाएंगे। यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि इन 25-30 सालों में क्या हुआ है, इन दशकों में, खासतौर पर इन 25 सालों में भारत के लिए, भारत के संदर्भ में बोलूं तो स्पेशली जब हमने लिबरलाइजेशन के लिए अपने दरवाजे खोले, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसके बाद से जो भारत ने प्रगति देखी है ना, वो अभूतपूर्व है। एक्चुअली में हमारी पूरी ग्रोथ स्टोरी वहीं से शुरू होती है। एक दौर था जब भारत में स्कूटर्स के लिए वेटिंग चलती थी, वहां से लेकर अब तक धड़ल्ले से एसयूवी, मिनी एसयूवी गाड़ियों की पूरी सेल देखी है हमने। आज देखिए इंडिया में किस इतनी बड़ी ऑटो मार्केट है, कहां स्कूटर और कहां ऑटो तक अब आ गए हैं। ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है। ये जो नोएडा गाजियाबाद शहर है दोस्तों, ये नोएडा गाजियाबाद शहर ही मिडिल क्लास ने बनाई है। वो मिडिल क्लास जो अपने छोटे शहरों से निकलकर दिल्ली एनसीआर में जॉब्स करने आया। यहाँ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज थी। आप नोएडा में पूछिए, सब यूपी, बिहार, उत्तराखंड के लोग हैं और ये पूरे शहर खड़े कर दिए। यहाँ पर हाई सोसाइटी बिल्डिंग्स हैं, सोसाइटीज हैं, यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए के लोगों ने फ्लैट्स खरीदे, यही बस गए वो। क्यों? यही तो ग्रोथ स्टोरी है। लोग इतना कमा रहे थे कि किस्तें भरने लायक थे। एक घर में 2-2 गाड़ियां हैं।
एक मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड कर रहा है कि हफ्ते में 1-2 बार वो अपने बच्चों को बाहर घुमाने ले जाता है। आज से 25-30 साल पहले हमारे घर वालों से आप पूछिए, वो हमें कहानियां बताते हैं कि पापा इतना कम कमाते थे, दादाजी की आमदनी इतनी कम थी, हमारा किराया इतना कम आता था। क्यों? क्योंकि भारत एक गरीब मुल्क रहा है, लेकिन हमने पिछले 25-30 सालों में हर लेवल पर एक बहुत अच्छा वक्त देखा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स बनी, रोड्स, हाईवेज बने, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान हुआ। बड़े लेवल पर लोगों ने अपना काम शुरू किया, लोगों को नौकरियां मिली, लोगों की सरकारी नौकरी पर निर्भरता पहले के मुताबिक कम हुई। उसकी वजह से शिक्षा का बहुत विस्तार हुआ, टेक्नोलॉजी का बहुत विस्तार हुआ। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये जो भी प्रगति हमने की है, आप देखिए बहुत बड़े लेवल पर गरीबी से लोगों को बाहर निकाला गया है। मतलब आप हर परिवार में देख लीजिए, जो भी अपने आप को मिडिल क्लास मानता है, आप अपनी दादियों से, नानियों से पूछेगा, उनके पास एक कहानी होती है कि अरे नाना जी के पिताजी तो इतने गरीब थे, हमारे गांव में तो ये होता था। हमारी मतलब पीढ़ियां लगी हैं। हम जितने भी लोग हैं ना, जो अपने आप को एक बहुत अच्छे फैमिली को बताते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न बताते हैं, या हम लोग जो मानते हैं कि हम मुफ्त राशन नहीं आता हमारे घर में, उनके आप 4 पुश्ते पीछे ले जाइए, सब यही बताएंगे कि भाई हमारे पास इतनी कमी थी, क्योंकि भाई हमने पीढ़ियां गरीबी की देखी हैं। लेकिन पिछले 25-30 सालों में चीजें बदली हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदली हैं। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर ये एनर्जी क्राइसिस जल्द नहीं सुधरा तो ये जो भी प्रगति हमने की है वो सब खत्म हो जाएगी और बड़े लेवल पर लोग गरीबी में चले जाएंगे। आप मुझे बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री जीएसटी का बचत उत्सव भी ऐलान करते हैं तो राष्ट्र के नाम संबोधन में करते हैं, और ये बात प्रधानमंत्री विदेश से बता रहे हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि सारी जानकारी हमको या तो विदेश के लोगों से पता चलती है, विदेश से पता चलती है। सीज फायर भी हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था, और ये एक इतनी इंपॉर्टेंट बात है और प्रधानमंत्री इतने हल्के फुल्के अंदाज में इसको बता रहे हैं। हालांकि इसको लेकर पीएम पहले ही संसद में बोल चुके हैं। दोस्तों याद होगा आपको, संसद में प्रधानमंत्री ने बोला था कि ये जो एनर्जी सप्लाईज प्रभावित हुई हैं जब युद्ध चल रहा था, तो इसका असर लंबे वक्त तक रहेगा। तो ये बात सही है कि लंबे वक्त तक तो रहेगा, लेकिन क्या इस लेवल पर रहेगा कि जो भी प्रकृति हमने की है वो इस लेवल पर हम पीछे चले जाएंगे? यहाँ मैं आपको बताऊं दोस्तों, केवल हम ही ने नहीं की है। अब बांग्लादेश को आप देख लीजिए, आज से 25 साल पुराना बांग्लादेश और आज के बांग्लादेश में कितना फर्क है। एक पूरी इंडस्ट्री वहां खड़ी होगी मर्केंटाइज की। यूरोप के, यूके, यूएस के जितने वहां कपड़े मिल रहे हैं ना मॉल्स में, सब में मेड इन बांग्लादेश लिखा हुआ है। वो पूरी इकोनॉमी कपड़े बनाकर बेचने में टिकी हुई है। वहां एक पूरी क्लास तैयार हुई है। वियतनाम देख लीजिए, ये वो मुल्क हैं जिन्होंने मतलब इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखी है पिछले 25-30 सालों में। खास तौर पर दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एक लंबा दौर दुनिया ने देखा शांति का, उससे दुनिया को एक मौका मिला। दुनिया भर की इकोनॉमीज ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया, दुनिया भर की इकोनॉमीज ने अपने लोगों की हेल्थ पर खर्च किया, शिक्षा पे खर्च किया, टेक्नोलॉजी पर खर्च किया। लेकिन अब क्या हो रहा है, पिछले कई सालों से जो युद्ध हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, हर साल कोई ना कोई युद्ध होता है। उससे आप पूरी दुनिया में देखिए, हर मुल्क के लिए प्राथमिकता क्या होगी? हथियार खरीदना। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है हथियार खरीदने में। दुनिया भर के देश हमको हथियार बेचना चाहते हैं। अगर ये युद्ध का प्रकोप इतना ना होता पूरी दुनिया में, तो ये जो पैसा हथियार खरीदने में जा रहा है भारत जैसे मुल्क का, वो हमारे देश के बच्चों के मिड डे मील को बेहतर करने में होता, जिससे बच्चों की प्रोटीन इंटेक बेहतर होता, उनकी लाइफ स्पैन अच्छा होता, उनका दिमागी रूप से विकास होता, हमारे बच्चों के स्कूल्स अच्छे होते, यूनिवर्सिटीज में जाता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता। पर पॉइंट ये है कि पूरी दुनिया में एक अलग ही दौर आ गया है। जो इतने साल हमने शांति देखी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और उस शांति ने एक भयानक प्रोग्रेस लाया पूरी दुनिया ने, वो फिर से डिस्टर्ब हो गई है। और इसके लिए भारत जिम्मेदार नहीं है, भारत का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन दोस्तों स्टेट्समैन का, एक नेता का, एक लीडर का ये काम होता है कि वो इतिहास में ये दर्ज कराए कि मुश्किल हालात में उसने अपने मुल्क को कैसे बाहर निकाला। अब जैसे मैं कोई कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि 2008 में बिजनेस की रिपोर्टर हुआ करती थी, बिजनेस बीट कवर करती थी। 2008 में दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेमैन ब्रदर्स बैंकरप्ट हुए थे और अमेरिका की वजह से पूरी दुनिया में एक आर्थिक महामंदी आ गई। यकीन मानिए वो एक ऐसा दौर था जब मैंने पहली बार देखा कि भारत के प्रधानमंत्री पर दुनिया भर में आर्टिकल्स छप रहे हैं, बड़े बड़े अखबार आर्टिकल्स छाप रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जब पूरी दुनिया में सुस्ती थी और भारत 8% की ग्रोथ से बढ़ रहा था। तो आज भी मनमोहन सिंह को इसके लिए याद रखा जाता है।
उनमें बहुत कमियां हैं, हो सकती है उनकी सरकार में बहुत सारे आरोप लगे हैं, उससे उनको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जब भी मनमोहन सिंह की बात होती है तो उनकी सरकार की एक उपलब्धि है कि भाई दुनिया में आर्थिक मंदी थी, मनमोहन सिंह ने देश को ऐसे बचाया। देश में फिर भी मिडिल क्लास धड़ल्ले से घर खरीद रहा था, धड़ल्ले से उसकी जॉब्स चल रही थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं और विदेश में जाकर कह रहे हैं कि अगर जल्द हालात ठीक नहीं हुए तो पूरी दुनिया में इसका असर होगा, और इन दशकों में जो भी हमने प्रयास बेहतर किए जिससे खुशहाली आई पूरे समाज में, उसको हम एक तरह से पीछे चले जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि इसके लिए हमारे पास प्लान क्या है, हम कर क्या रहे हैं इसके लिए। ये इतनी गंभीर बातें हैं, ये बात क्या प्रधानमंत्री को आज पता चली? क्या 2 महीने से जब युद्ध चल रहा था और हार्मूज की खाड़ी 2 महीने से बंद थी, क्या प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता था कि ये बात वो देश के लोगों को बताए? जब हालात इतने संजीदा है तो प्रधानमंत्री झालमुड़ी जैसी बात पर कोई मजाक कैसे कर सकते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो इतना संजीदा मामला है कि इस पर स्पेशल संसद का सेशन बुलाया जाना चाहिए, इस पर तो ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। ये तो हर लिहाज से राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाली बात है। दुनिया के सारे मुल्कों के प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने अब तक इस मामले में राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं किया। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें।